है बाजार में, लेकिन इंडेक्स फ्रंट पर हाँ एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अभी कुछ देर पहले नीरज जी बातचीत भी कर रहे थे इसी खबर पर असीम से, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट खबर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर रोक लगा दी है। एक बड़ा डेवलपमेंट जो कि अब आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले इस पे जब सुनवाई चल ही रही थी उसी समय हमने असीम से बातचीत की थी, लेकिन उस सुनवाई के बीच में ये जो बड़ा फैसला आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर रोक लगा दी है, और वो भी तब जबकि चुनाव इसी साल है, उससे ठीक पहले ये एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किस तरह के इसके इम्प्लीकेशन रहेंगे, इस पर नीरज जी हमारे साथ वापस मौजूद भी हैं। नीरज जी, अभी आप थोड़ी पहले बात कर भी रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है और अब ये फैसला आता हुआ, SBI को बॉन्ड खरीदने की जानकारी देनी होगी और इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। कैसे समझें इसको इस पॉलिटिकल सेटअप के बीच में? ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण फैसला है कि बॉन्ड जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दूसरा, जो इसको इनकम टैक्स से जोड़ा गया था, जब किसी आप पार्टी को चंदा देते तो आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलती थी, वो रिबेट भी खत्म कर दी गई, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। तो ये इस लिहाज से बहुत बड़ा फैसला है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए चंदा देने का एक जो नया सिस्टम बनाया गया था वो सिस्टम पूरी तरीके से खारिज है, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया है कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि कौन सी पार्टी को किसने चंदा दिया। अगर वह RTI के थ्रू, आर्टिकल 19 के थ्रू लगाता है अपनी रोज, तो बताना पड़ेगा पार्टी को। बॉन्ड का मूल उद्देश्य यही था कि एनोनिमिटी बनी रहे, कि लोगों के अंदर दबाव न हो कि मैं किसी पार्टी को अगर चंदा दे रहा हूं तो मुझे दूसरी पार्टी का नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। इसको मेंटेन, एनोनिमिटी मेंटेन करने के लिए बॉन्ड लाए गए थे, लेकिन इस फैसले को पूरा उलट दिया गया है कि नहीं, अब आपको अगर किसी ने चंदा दिया तो आपको बताना पड़ेगा। और ये अरुण जेटली जब थे तब वो ये लेके आए थे फैसला, और SBI इसको जारी करती थी। तो इनडायरेक्टली अगर आप कह सकते हैं कि SBI के पास तो जानकारी होती थी कि किसने दिया। तो जैसे जब हम लोग असीम को भी जोड़िएगा, तो असीम से जब हम लोग बात करें तो असीम ने कहा था कि क्विड प्रोको की संभावना है कि मान लीजिए मैंने आपको बॉन्ड दिए, हमारी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से बहुत सारे बॉन्ड अगर आप किसी एक पार्टी को दिए गए तो उसके बदले में कोई फेवर लिया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया सकता। ये संभावना बनी हुई, क्विड प्रोको हो सकता है। तो उस संभावना को देखते हुए, प्लस ये जानने की शक्ति के आधार से कि किसने दिया है, ये फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो इसमें दूसरा अपडेट भी आ रहा है कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की सारी जानकारी भी देनी है और अगले 6 हफ्ते में जानकारी देनी है। बिल्कुल। तो ये और इसको एग्रीवेट कर देता है, एग्रीवेट करेगा कि किसने किसने दिया चंदा, वो सामने आ जाएगा। असीम हमारे साथ जुड़ गया। असीम, एग्जैक्टली मुझे 2 लाइन में बताइए क्या क्या डिसीजन लिए गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी स्कीम को असंवैधानिक कराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 19(1) का, उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। ऐसे में हम उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जनता है उसके पास जानने का अधिकार है कि कौन फंडिंग दे रहा है, सरकार का पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी जो फंडिंग आ रही है उसमें खासतौर से क्विड प्रो को हो सकता है, कोई पार्टी किसी भी से फंड ले रही है चुनावी बॉन्ड के जरिए और उसको किसी तरह का क्विड प्रो को यहाँ पर मिल सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पूरी स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। साथ ही SBI को निर्देश दिए कि जो चुनाव आयोग है उसको पूरी जानकारी दे कि 2019 से लेकर के अब तक किसको पैसा गया है, कहां से ये पैसा गया है, वो सारी जानकारी देनी पड़ेगी। SBI को अगले 6 महीने का वक्त वहां पर दिया गया। तो पूरी तरह से ये जो स्कीम लेकर के आए थे वित्त मंत्री अरुण जेटली, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कराया और इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, यानी कि अब कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड आगे नहीं दे सकेगा यहाँ पर। बिल्कुल, कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बिकेगा और अप्रैल 19 से लेकर के टिल डेट सारी जानकारी अवेलेबल कराई जाएगी कि किसने कितने बॉन्ड खरीदे और किसको दिए। नहीं तो मतलब इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन कैसे समझें? देखिए, इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऐसा है कि मान लीजिए अभी हमको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम कि कितना दिया जा चुका है, मान लो 10-20 हज़ार, 10,000, 5,000 करोड़ मान लीजिए है, तो किसी एक पार्टी के पास होगा। तो इससे इम्प्लीकेशन ये होगा कि जिसको ज़्यादा मिल रहे थे हो सकता है उसको अब बैलेंस आउट हो, कम मिले, दूसरी पार्टियों को भी मिलेंगे, क्योंकि या नहीं भी मिल सकते। मान लीजिए मैं डर के मारे आपको पैसे दे रहा था कि आपको नहीं दूंगा तो आप नाराज़ हो जाओगे, और किसी दूसरे को मैं नहीं दे रहा था। अब लेकिन सब वाइड ओपन हो गया, तो मैं आपको भी नहीं दूंगा, इनको भी नहीं दूंगा। एक परिस्थिति हो सकती है, या मैं आपको भी थोड़ा दूंगा, इनको भी थोड़ा दूंगा, दूसरी परिस्थिति हो सकती है। तीसरी हो सकती है कि मैं आपको थोड़ा दूंगा, इनको बिल्कुल नहीं दूंगा।
ये कुछ भी हो सकता है, उम्मीदें लग रही थी ये। हाँ, ये तो अलग अलग की क्या से लगती है, लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं कि मैंने आपकी बजाय मैं उनको देना शुरू कर दूंगा, ये नहीं होगा। हो सकता मैं दूं ही नहीं। तो चुनाव के साल में, बट हाँ, चुनाव के साल में नहीं, चुनाव के महीनों में। हाँ। मात्र 55 दिन बाकी है चुनाव शुरू होने में। 55 दिन पहले ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि चुनाव हमारे भारत का बहुत खर्चीला होता है। एक अनुमान है करीब 98,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं लोकसभा चुनाव में। तो इतनी बड़ी रकम जहाँ पे खर्च हो रही है, वहाँ पे पार्टीज के पास फंडिंग की बहुत ज़रूरत लगती है। अब ये बहुत ही मतलब कड़वा सच है कि बिना पैसे के आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक एमएलए के चुनाव में 10-15 करोड़ खर्च हो जाते हैं। तो ये पैसा आता कहाँ से? अब बैंक से तो निकालने के लिए कोई खर्च नहीं करता। जो लिमिट बना रखी चुनाव आयोग ने कि एमपी के लिए इतना, एमएलए के लिए इतना, वो तो इतना मिनिस्कुल है कि उसमें तो आप प्रधानी चुनाव नहीं जीत सकते आप। तो अब वो पैसा कहाँ से आता था? फंडिंग होती थी, व्यापारियों से होती थी, कंपनियों से होती थी, कुछ इंडिविजुअल देते थे। अब वो आपको सामने दिखेगा। अगर बॉन्ड नहीं है तो चेक से जाएगा पैसा, चेक से पैसे जाएगा तो सामने दिखेगा। तो ये एक बहुत शेकिंग डिसीजन है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा भूचाल आएगा ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत दिलचस्प रहेगा कि किसको कितना मिला। हम लोग ये देखेंगे अभी जानने में, जब सूचनाएं निकल के आएंगी तो वो भी अगले 6 हफ्तों में जो है उसकी जानकारी आते हुए दिखाई पड़ेगी और एसबीआई को ये जानकारी देनी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला जिसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। अभी असीम और नीरज जी इस पर और विस्तार से भी हम लोग अगले शोज में बात करेंगे। असीम को जोड़ रहे हैं, बोलिए असीम। एक चीज छोटी सी ऐड कर रहे तो अभी किस पार्टी को कितना मिला ये ऑलरेडी नोन है, लेकिन किसने कितना किसको दिया वो ऑलरेडी नोन नहीं होता। तो ये जानकारी जो है वहां पर इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। तो अब अगर हम देखें पिछले कुछ सालों का अगर टंडा, तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर काफी ज्यादा जा रहा है और बाकी पार्टियों को काफी कम मिल रहा है। लेकिन फिर भी अब इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी एसबीआई को मुहैया करानी पड़ेगी कि कौन से व्यक्ति ने कितना दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको चुनाव से पहले सार्वजनिक करेगा या नहीं करेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर चुनाव भी यहाँ पर घोषित हो जाएंगे। असीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि किसने दिया ये जानने में। अच्छा, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 90% तक एक ही पार्टी को जाता था। जी राइट। अगर अभी थोड़ी देर में मैं आपको डाटा निकाल करके दूंगा, लेकिन हमने जो पहले हमने देखा कि वो 70 to 80% एक ही पार्टी को जा रहा है और बाकी पार्टियों में उससे कम जा रहा था। ये है, लेकिन डाटा भी थोड़ी देर में आपके सामने होगा इसका किस पार्टी को कितना है। चलिए असीम, बहुत बहुत शुक्रिया असीम, पहले खबर हमें सबसे पहले बताने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। और नीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इंटरेस्टिंग खबर है और एक इम्पॉर्टेंट फैसला है जो कि अभी हुआ, इस पर हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन आगे भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। लौटते वापस मार्केट की तरफ और तीनों जानकार हमारे साथ बने